हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीवी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, कल वाले क्लास में हमने पढ़ाया था आपको जंतुओं में लैंगिक प्रजनन, उसमें से मनुष्य में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, और फिर उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र के बारे में आपको पढ़ाया गया था। और आज पढ़ाएंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में। तो मनुष्य को मैंने पहले ही बताया था, एक लिंगी प्राणी होता है। इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। तो नर में नर जनन तंत्र, मादा में मादा जनन तंत्र पाया जाता है। अब मनुष्य के मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, पहले इसको जाने। अंडाशय, जिसे अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। तो अंडाशय, अंडवाहिनियां, जिसे अंग्रेजी में ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। तीसरा है गर्भाशय, अंग्रेजी में इसको यूट्रस कहते हैं। योनि, अंग्रेजी में इसको वेजाइना कहते हैं। इसके बाद है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों में दो ग्रंथियां आती हैं, बर्थोलीन ग्रंथियां और पेरिनियल ग्रंथियां। तो ये सारे अंग मिलकर के मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब आते हैं पहले अंग, जो मुख्य या प्रमुख। देखो, एक चीज और है बच्चों, कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है किसी से कि प्रमुख जनन अंग का नाम बताओ, जैसे नर में प्रमुख जनन अंग कौन होता है? वृषण। प्रमुख क्यों है? क्योंकि वृषण के अंदर ही शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जो नर युग्मक है उसका निर्माण वृषण में होता है, इसलिए वृषण को प्रमुख नर जनन अंग कहा जाता है। उसी तरह से स्त्रियों में या मादा का जो प्रमुख जनन अंग होता है वह क्या होता है? अंडाशय, क्योंकि अंडाशय से ही अंडाणु या अंडे उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह प्रमुख है। और शेष क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो अंडाशय जो है स्त्रियों में एक जोड़ी पाए जाते हैं। ये उदर गुहा में वृक्कों के ठीक नीचे श्रोणि भाग में पीछे की ओर गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय चपटा बादाम की गिरी के आकार का, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा, 8 मिलीमीटर मोटा होता है। ये चित्र में आप देखेंगे, देखिए ये चित्र है। मैंने कहा कि जो अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडाशय हैं। ऊपर देखिए वृक्क लिखा हुआ है, और वृक्क के नीचे दिखाई दे रहा है 2 ये काले रंग के मैंने अंडाकार संरचना बनाया है, जिसको अंडाशय कहते हैं। बाएं तरफ भी है और दाहिने तरफ है, और दोनों अंडाशयों के बीच में क्या चीज है? वो गर्भाशय है। तो पहले हम ये जाने कि जो अंडाशय है, यह एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक बाएं तरफ होता है और एक दाहिने तरफ होता है। तो अंडाशय जो है 2 सेंटीमीटर लंबा और 8 मिलीमीटर लगभग क्या होता है? मोटा होता है। और इस अंडाशय के अंदर जनन कोशिकाओं से अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडे बनते हैं, तथा मादा हार्मोन्स का भी निर्माण होता है। लड़की के अंडाशय में जन्म से ही
हजारों और अपरिपक्व अंडे जन्म से ही होते हैं, यानी जब लड़की पैदा होती है तभी से उसके अंडाशय में जो है ये हजारों अंडे अपरिपक्व रहते हैं। जब वह युवावस्था में आती है तो उसमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं और प्रत्येक माह में एक अंडाशय से एक अंडा जो होता है वह परिपक्व होकर के निकलता है। फिर अगर बाएं वाले अंडाशय से इस महीने में आया तो अगले महीने में दाएं वाले अंडाशय से आएगा। फिर है अंडवाहिनियां। अब आप देखिए अंडाशय के अंडाशय से निकली हुई ये देखिए अंडवाहिनी लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। अंडवाहिनी है, इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, ओविडक्ट भी कहा जाता है। प्रत्येक अंडाशय से ये निकली हुई होती है और अंडवाहिनी का जो आगे का भाग होता है चौड़ा उसे एम्पुला कहते हैं और एम्पुला वाले भाग के पास जो है ये फैलोपियन नलिका जो होती है वह मुखिका बनाती है, कीप के आकार की संरचना। देखिए अंडाशय के पास कीप के आकार की संरचना है, उसे मुखिका कहते हैं। चौड़ा वाला भाग एम्पुला होता है और वह कीप के आकार की संरचना क्या कहलाती है? मुखिका कहलाती है। और फिर यह जो है पीछे की ओर जा रही है, जो गर्भाशय में जाकर के जुड़ती है अंडवाहिनी जो है, और इसी अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये अंडाशय से अंडे निकल करके आते हैं और उसी फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में ही इस अंडे का निषेचन होता है। ये भी क्वेश्चन जो है बड़ा भ्रामक हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो सही उत्तर इसका है अंडवाहिनी में। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब इसके बाद क्योंकि दोनों तरफ एक तरह की संरचना है और दोनों अंडवाहिनी आकर के मिलती हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? गर्भाशय का निर्माण होता है। गर्भाशय जो है अंडवाहिनी का ही भाग होता है, क्योंकि दोनों तरफ के जो अंडवाहिनी हैं वही मिल रही हैं और मिल करके वहाँ चौड़ा भाग बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? गर्भाशय। लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर मोटा पेशी शंक्वाकार होता है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है तथा सकरा भाग जो होता है वह नीचे की ओर ग्रीवा कहते हैं। और ग्रीवा यह नीचे की ओर होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा जो है यौन में खुलती है। देखिए चित्र है, दिखाई दे रहा है। गर्भाशय जो है का जो नीचे ग्रीवा वाला भाग है वह आकर के किसमें खुलता है? यौन में खुलता है। और गर्भाशय की भित्ति जो होती है मोटी होती है, अंदर की ओर वलित होती है और निषेचित जो अंडा होता है वह गर्भाशय में ही स्थापित हो जाता है और पहले वह भ्रूण और धीरे धीरे जो है वह शिशु का रूप ले लेता है। तो ये गर्भाशय में ही जो निषेचित अंडा होता है उसका प्रत्यारोपण होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके बाद है यौन। गर्भाशय की ग्रीवा, गर्भाशय का जो नीचे की ओर पतला ग्रीवा वाला भाग है वह सकरा भाग जो है आगे की ओर यौन में खुलता है। यह मूत्राशय था मलाशय के मध्य स्थित पेशी युक्त संरचना होती है। 7.5 से लेकर के 10 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है। यह बहुत अधिक फैलती और सिकुड़ती है, इसलिए मैथुन के समय जो होता है ये पुरुष
यानी अपना शिश्न इसी में प्रवेश कराता है और उसी यौन में ही क्या करता है कि वीर्य को स्खलित करता है, जिसमें शुक्राणु यौन मार्ग से जो है धीरे धीरे गति करके वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। और रजो धर्म जो स्राव होता है उस समय, तो उस समय का जो रक्त होता है ये इसी यौन मार्ग से बाहर आता रहता है। प्रसव के समय शिशु का जन्म भी जो है इसी मार्ग से होता है। और यौन छिद्र से संबंधित सहायक जो बाह्य जननांग होते हैं वो मिलकर के भग कहलाते हैं, और यह यौन छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। एक चीज और जान लें आप कि स्त्रियों में जो है, पुरुष में मैंने बताया था कि यूरिन डिस्चार्ज के लिए और सीमेन डिस्चार्ज के लिए, यानी मूत्र और वीर्य डिस्चार्ज के लिए एक ही छिद्र होता है, लेकिन स्त्रियों में दो अलग अलग होते हैं। मूत्र के डिस्चार्ज के लिए अलग छिद्र होता है, मूत्र छिद्र उसको कहा जाता है, और प्रजनन के लिए जो है ये इनका अलग छिद्र होता है, वो यौन छिद्र कहलाता है। अब सहायक जो ग्रंथियां हैं, ये चित्र आप लोगों ने देख लिया अच्छी तरह से, कहां पर क्या चीज है। ऊपर वृक्क है, वृक्क के नीचे यहाँ पर दो अंडाशय, अंडाशय से निकली हुई है अंडवाहिनी, फिर वो गर्भाशय, गर्भाशय का ग्रीवा नीचे की ओर पतला और पतली नलिका में फूलता है, उसे योनि कहते हैं। तो इस तरह से ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आर्गन हैं, अंग हैं, उनके बारे में ये चीज रहा। अब है इसमें भी सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो सहायक ग्रंथियां दो होती हैं स्त्रियों में, वर्थोलीन ग्रंथि होती है और पेरिनियल ग्रंथि होती है। जो वर्थोलीन ग्रंथि होती है वह यौन के पार्श्व में एक जोड़ी ये वर्थोलीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या होता है कि ये एक प्रकार के द्रव पदार्थ को स्रावित करती हैं, जिससे मैथुन के समय जो यौन की दीवार है वह चिकनी रहे, उसमें चिकनाहट बनी रहे। और जो पेरिनियल ग्रंथियां होती हैं, पेरिनियल ग्लैंड जिसे कहते हैं, ये वेस्टिब्यूल व रेक्टम के मध्य में एक जोड़ी पाई जाती हैं, और इनसे जो पदार्थ निकलता है, द्रव पदार्थ है, उसके कारण जो होता है क्या होती है, गंध होती है। एक प्रकार की गंध निकलती है, वह सेक्स के लिए जो है आकर्षण की ये गंध होती है, तो वह पेरिनियल ग्रंथियों द्वारा निकलती है। तो इस तरह से ये सारे अंग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब है कि इसमें निषेचन जो है किस प्रकार होता है। तो निषेचन के लिए नर युग्मक और मादा युग्मन का संयोजन होता है, और इसमें मैंने पहले बताया कि निषेचन के लिए जो मैथुन करना होता है, तो मैथुन में जिसमें कि जो पुरुष होता है वह अपने शिश्न को स्त्री के यौन में प्रवेश कराता है और वहीं पर वीर्य स्खलित कर देता है, जिससे शुक्राणु जो होते हैं वह शुक्राणु जो है अंडवाहिनी में धीरे धीरे पहुंच जाते हैं, और वहीं पर अंडाशय से अंडाणु आया रहता है और दोनों आपस में मिलते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन होता है। अब निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनस का निर्माण होता है, और युग्मनस जो होता है वह उसमें तमाम विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, जिससे बहुकोशिकीय हो जाता है, और फिर युग्मनस से भ्रूण और भ्रूण से परिवर्धित होकर के शिशु बन जाता है। यहाँ पर स्त्री में जो
या मनुष्य में जो निषेचन होता है वह आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि मादा के शरीर के अंदर होता है। और इसके पहले मैंने बताया था, जैसे मेढक है, मछली है, उन सभी में जो है बाह्य निषेचन होता है। अब भ्रूण के विकास के लिए जब अंडाणु अंडवाहिनी में निषेचित हो जाता है, युग्मनज बन जाता है, तो वह गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। और युग्मनज जो है ये द्विगुणित संरचना होती है, उसमें समसूत्रीय विभाजन होता रहता है और जिससे बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। और मनुष्य में जो है या स्तनधारियों में भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए उसके पास एक विशेष संरचना जिसे जरायुस या आंवल या प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा जो है एक तस्तरी के आकार की संरचना होती है जो गर्भाशय की दीवार में धंसी रहती है और इसमें भ्रूण की ओर उत्तक में प्रवर्ध निकले होते हैं। मां के उत्तकों में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित कर लेते हैं और इस तरह से प्लेसेंटा के जरिए जो है ये मां के रुधिर से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि का स्थानांतरण भ्रूण के लिए होता रहता है। और भ्रूण का भी जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह मां के ही रक्त में आता रहता है। तो इस तरह से यानी शिशु या भ्रूण को जो है न्यूट्रिशन या पोषण मां के रक्त से ही होता रहता है। और निषेचन से लेकर के बच्चे के जन्म के समय को हम क्या कहते हैं, गर्भावधि कहते हैं। और यह मनुष्य में लगभग 9 महीने या 38 सप्ताह की होती है। गर्भधारण के 2-3 महीने के बाद या विकसित हो रहे बच्चे को हम क्या कहते हैं, फोएटस या गर्भ कहते हैं। और माता के शरीर से पूर्ण विकसित बच्चा गर्भावधि पूर्ण होने के पश्चात बाहर आता है, इसे हम कहते हैं प्रसव। और प्रसव के समय गर्भाशय की जो दीवार है होती है उसकी पेशियां संकुचित करके फैल जाती हैं, जिससे बच्चा आगे की ओर धकेल करके यौन से बाहर निकल आता है। तो उसमें एक पीड़ा या दर्द भी होती है जिसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। और संकुचन तथा प्रसव पीड़ा के समय जो हमारी पीयूष ग्रंथि है उससे एक हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और वह उस क्रिया को नियंत्रित करता है। और अंडाशय से एक और हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि वह श्रोण मेखला वाले भाग को चौड़ा कर फैला करके चौड़ा कर देते हैं, क्योंकि उपास्थि होती है वहाँ पर, वो फैल जाती हैं और फैलने के कारण बच्चे जो है आसानी से वह जन्म ले लेते हैं। तो इस तरह से ये किस तरह से भ्रूण का विकास और कैसे बच्चे का जन्म होता है इसके बारे में हमने बताया। अब एक क्वेश्चन आता है कि हर महीने में स्त्री के अंडाशय से एक अंडा निकलता है, परिपक्व अंडा, तो अगर उसका निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। तो मादा में या स्त्री में परिपक्व अंडाशय हर महीने यानी लगभग 28 दिन में एक अंडे का निर्माण करता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। और अंडोत्सर्ग रजोधर्म चक्र की मध्य अवधि अर्थात 14वें दिन होता है। इसी समय अगर जो है ये संभोग होता है तो निषेचन की संभावना सबसे अधिक होती है। तो हर महीने यौन मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में अंडा जो है बाहर आता है। अगर निषेचन नहीं होता है, अगर निषेचन नहीं होगा तो वह अंडा जो क्या करेगा कि हर महीने यौन मार्ग से रुधिर एवं
म्यूकस के साथ बाहर निकलता रहता है, जिसे रजो धर्म या ऋतुस्राव या मासिक चक्र कहते हैं। और स्त्रियों में हर 28 दिन के बाद यह मासिक चक्र चलता रहता है और यह 10 से 12 साल की उम्र से लेकर 45 से 50 आयु तक चलता रहता है। इसके बाद समाप्त हो जाता है। मासिक चक्र के प्रारंभ होने को रजोदर्शन कहते हैं तथा मासिक चक्र के समाप्त होने को रजो निवृत्ति कहते हैं। तो गर्भाशय हर महीने निषेचित अंडे की प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयार करता है। इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी होती है, जो अंड निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होती है। और जब निषेचित नहीं होगा अंडा, यही भित्ति टूटती है, रक्त कोशिकाएं टूटती हैं, जिससे रक्तस्राव शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वह बिना निषेचित अंडा और गर्भाशय की दीवार की जो रक्त कोशिकाएं टूटी हुई होती हैं और कुछ म्यूकस, ये सब मिल करके जो है यौन से बाहर निकलते रहते हैं और ये 2 से लेकर के 8 दिनों तक चलता रहता है। इसको रजोधर्म काल कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमने आपको बताया कि अगर अंडा निषेचित नहीं होगा तो क्या होगा, यानी वह अनिषेचित जो अंडा होता है वह रक्त कोशिकाओं के साथ और म्यूकस के साथ जो है फिर वो बाहर निकलता रहता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक धर्म कहते हैं। बच्चों, एक चीज़ और है कि जनन स्वास्थ्य यानी जनन संबंधित, जनन अंगों से संबंधित जो है कुछ रोग हो जाते हैं। अगर सही ढंग से स्वच्छता से इसका पालन न किया जाए तो कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे सुजाक, अंग्रेजी में कहते हैं गनोरिया रोग। ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसमें क्या होता है कि पुरुष की जो मूत्रवाहिनी है तथा स्त्री की गर्भाशय की ग्रीवा जो होती है वह इन्फेक्टेड हो जाती है। सिफिलिस या उपदंश रोग होता है, यह यौन रोग होता है, ट्रैपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा होता है और इससे मूत्रवाहिनी की झिल्ली जो होती है वह इन्फेक्टेड हो जाती है। वैसे ये एड्स रोग होता है। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और यह एक वायरस द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। और यह जनन अंगों के माध्यम से यह वायरस जो होता है वह शरीर के अंदर पहुंचता है और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है और फिर एक साथ कई निमोनिया, बुखार और तमाम रोग एक साथ हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए स्वच्छता से पालन करने का मतलब है कि जो भी स्त्री पुरुष है यानी ये प्रक्रिया करते हैं या जनन प्रक्रिया करते हैं तो उसमें भी सावधानी बरतनी होती है, नहीं तो इससे संबंधित रोग हो जाते हैं जो उनके जीवन के लिए खतरनाक होते हैं। और इस तरह के रोगों को लैंगिक संचारित रोग या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया और इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू, गुड बाय।